Hello students, today we will be talking about French Revolution. What is French Revolution? सेम जो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में हुआ था. अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था क्योंकि अमेरिकन्स को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस पाना था, इसीलिए उन्होंने लड़ाई किया था और उसको हम कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो इन द सेम वे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी है. सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 3 classes. Okay, so at the beginning of the 18th century, France was a monarchy ruled by an autocratic rule. Autocratic rule मतलब कि वहाँ पे monarchy का रूल चलता था, किंग रूल चलता था वहाँ पे. फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे. ई स्टेट्स मतलब कि 3 लेवल्स पे डिवाइडेड थे. फर्स्ट वन का नाम क्या है? क्लर्जी. सेकेंड का नाम क्या है? नोबिलिटी. एंड थर्ड का नाम है पीजेंट्स या फिर बर्जर्सी. ठीक है, पीजेंट्स या फिर बर्जर्सी. नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट एन्जॉयड मेनी प्रिविलेजेस मतलब कि उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा था. एंड ऑल्सो पेड नो टैक्सेस, और वो लोग कोई टैक्सेस भी पे नहीं करते थे. ठीक है, और इसीलिए सारा का सारा जो भी पैसा था, वेल्थ था, वो उन्हीं के हाथ में रहता था. लेकिन सेम थर्ड ई स्टेट के साथ नहीं होता था. मैंने बताया था ना 3 लेवल्स पे डिवाइड हुआ है. तो फर्स्ट जो 2 थे ना, वो लोग कोई टैक्सेस पे ही नहीं करते थे, और जो थर्ड है उनको सारा टैक्सेस पे करना होता था. तो जो थर्ड स्टेट है बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन. बोर मतलब होता है बेर मतलब कि सहना. वो लोग सह रहे थे बर्डन ऑफ टैक्सेशन. एंड पीजेंट्स हैड टू परफॉर्म अनपेड कंपल्सरी सर्विसेज. और जो पीजेंट्स हैं जो कि थर्ड स्टेट को बिलोंग करते हैं, उनको बहुत सारा अनपेड सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ रहा था. अनपेड सर्विसेज मतलब कि वो काम करो, वो सर्विस दो जिसके लिए आपको पे भी ना मिले, और वो कंपलसरी होता था, उनको करना ही पड़ेगा, उनका कोई चॉइस नहीं होता था. तो हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो थर्ड स्टेट है उनके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, कितना ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है. राइट. टैक्स डिफ़ॉल्ट वॉज पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट. और अगर कोई थर्ड स्टेट से टैक्स पे नहीं करता था तो उनको जेल भी हो जाता था. वो जेल का नाम है बेस्टाइल. ठीक है. नाउ वी विल कम टू थर्ड पैराग्राफ. इंस्पायर्ड बाय डेमोक्रेटिक आइडियाज़. ये सेम हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी पढ़ा है, क्योंकि सबसे बेस्ट गवर्नमेंट क्या होता है? डेमोक्रेटिक होता है. दैट इज़ गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. ये टैगलाइन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. ठीक है. तभी इसमें क्या होता है कि ये जो आइडिया है वो किसने प्रेजेंट किया? फेमस सोशोलॉजिस्ट ने, फेमस फिलोसोफर्स ने, जिनका नाम क्या है? रूसो, वॉलेटेयर. डू ओनली 2 नेम्स, दैट विल बी इनफ. ठीक है. एंड डेमोक्रेटिक का जो आइडिया था वो सबसे ज़्यादा डिमांड कौन कर रहा था? ऑब्वियसली थर्ड ई स्टेट, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. डन. अभी क्या है, ये जो पैराग्राफ है ना, ई स्टेट जनरल, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रेंच हैड एन असेंबली. जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट है, वैसे ही फ्रेंच में क्या होता है? असेंबली होता था. उसका नाम क्या था? ई स्टेट जनरल. अभी क्या होता है, जो ई स्टेट जनरल हो या फिर पार्लियामेंट हो, बीच बीच में इसको समन किया जाता है. समन मतलब कि बुलाया जाता है मीटिंग के लिए. लेकिन जो ई स्टेट जनरल है उसको कभी मीटिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया. कब से कब तक? 1614 से लेकर के 1789 तक. मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स से भी ज़्यादा वो असेंबली को मीटिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया. तो अगर बुलाया ही नहीं जा रहा तो कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं हो रहा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कोई समझ ही नहीं रहा है, बस अपने हिसाब से रूल कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है वैसा कर रहे हैं. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इवेंट्स बिफोर रेवोल्यूशन. क्या क्या हुआ बिफोर रेवोल्यूशन? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हो रहा था ना, तो फ्रांस ने बहुत हेल्प किया अमेरिका को, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया? सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया. King Louis XVI proposed to increase taxes to overcome the crisis. अगर क्राइसिस को कम करना है तो पैसे और चाहिए ना, तो किंग लुइस 16 ने क्या किया? लोगों को बोला कि और टैक्सेस पे करो. फर्स्ट और सेकंड तो पे कर नहीं रहे थे, खाली थर्ड पे ये बर्डन आ रहा था. एंड दिस अराउज्ड पीपल्स रिसेंटमेंट. अराउज्ड मतलब कि दिस इंक्रीज्ड पीपल्स रिसेंटमेंट. इंक्रीज मतलब कि और बढ़ा देना, रिसेंटमेंट मतलब कि सैडनेस. ओके. नाउ नेक्स्ट. In 1789 the king decided to summon the E States General. अभी 1789 तक तो बुलाया नहीं, उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है चलो एक बार बुला लेते हैं. अभी क्या है, 3 सेपरेट ई स्टेट्स में बुला रहे थे, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड.
बट वो इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि पहला दो आए और पहला दो जो है वो आउटवोट कर दे थर्ड वाले को, तो थर्ड वाला हार गया अपने आप, और पहला दो जो बोलेगा फिर वही होगा। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेट है उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग को कंबाइंड मीटिंग चाहिए। ठीक है, लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। In 1789, King decided to summon East State General but wanted 3 states to meet separately so that each state would exercise 1 vote. And this would enable means this would allow the first 2 states to easily outvote the third state. थर्ड स्टेट किसका है हम लोगों को पता ही है, पीजेंट्स या फिर बर्जोसी का। ठीक है, The third state demanded a combined meeting for all the 3 states. अभी थर्ड स्टेट क्या बोल रहा है कि नहीं, तीनों स्टेट्स को आप साथ में बुला के मीटिंग करो, अलग अलग आप क्यों बुला रहे हो। ठीक है, लेकिन किंग लुइस 16 इस बात को माने ही नहीं। When no agreement could be reached, the third state proclaimed itself as the National Assembly of 17 June 1789। तो वो क्या किया, अपने आप को नेशनल असेंबली वो प्रोक्लेम किया। प्रोक्लेम मतलब कि डिक्लेयर कर देना कि अब से हम लोग थर्ड स्टेट नहीं है बल्कि हम लोग एक नेशनल असेंबली है। आप हम लोग के साथ ग्रुप नहीं बना सकते, तो हम लोग अपना ही खुद का एक असेंबली क्रिएट कर दिए। और वो लोग ने खुद का अपना कौन सा असेंबली क्रिएट किया, नेशनल असेंबली। नाउ वी विल रीड अबाउट नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेशनल असेंबली हमने पढ़ा, राइट। अभी हम लोग ये पता लगाएंगे कि नेशनल असेंबली अपने आप नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे कन्वर्ट हुआ। अभी क्या हुआ, ऑन 28 जून 1789 द किंग हैड द नेशनल असेंबली लॉक्ड आउट ऑफ इट्स यूजुअल मीटिंग हॉल। किंग लुइस 16 को बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने अपने असेंबली कैसे बनाया। तो जो भी यूजुअल मीटिंग्स हो रहा था, यूजुअल मीटिंग मतलब क्या होता है, नॉर्मल मीटिंग्स हो रहा था, उससे लॉक्ड आउट, उससे कौन लॉक्ड आउट था, मतलब कि किसको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था, नेशनल असेंबली को, ऑब्वियसली, क्योंकि नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट का असेंबली था और किंग लुइस 16 के अगेंस्ट वो लोग जाके अपना असेंबली बनाए थे। इसलिए किंग लुइस 16 जो भी मीटिंग्स हो रहा था उसमें नेशनल असेंबली वॉज लॉक्ड आउट। ओके, नेवरदलेस उसी सेम दिन नेशनल असेंबली क्या किया, टेनिस कोर्ट में गए। कहाँ पे वो लोग गए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, नेवरदलेस ऑन द सेम डे द असेंबली मेट एट द टेनिस कोर्ट एंड टुक द टेनिस कोर्ट ओथ। ओथ मतलब प्रॉमिस, और वहीं पे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो लोग तब तक एक साथ रहेंगे, वहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के वो लोग तब तक एक साथ रहेंगे जब तक फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पता ही है, डेमोक्रेटिक मतलब अपना सेल्फ गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि अपना ओन रूल बुक, उसमें प्रॉपर्ली सब रिटन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला 2 स्टेट कुछ टैक्सेस पे ना करे और खाली सिर्फ थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़े। King Louis XVI finally yielded and ordered the first and second states to join the National Assembly। अब जब इतना ज़्यादा वो लोग नेशनल असेंबली, इतना ज़्यादा वो लोग अगेंस्ट हो गए थे, तो किंग लुइस 16 को ही लास्ट में झुकना पड़ा और वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट भी अब से तुम्हारे असेंबली को ज्वाइन करेंगे और अब से तुम्हारा नेशनल असेंबली जो है वो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगा। ठीक है, The National Assembly then became the National Constituent Assembly. See, it is written in bold, which was to frame constitution for France. अभी यही Constituent Assembly है जो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। The king, however, began to gather troops to reassert his authority. अब उसको लग रहा था किंग को कि उसका कहीं ना रूल कम हो रहा है, तो वो क्या किया, और मिलिट्री वगैरह सब इकट्ठा करने लग गया ताकि उसका जो रूल है वो कम हो ही ना, वो और लोगों पे ना अपना अथॉरिटी जमाने लग गया। एंड इसलिए पीपल्स रिसेंटमेंट अगेंस्ट हिम ग्रीव। लोग ऑलरेडी गुस्सा थे, अभी वो जो रिसेंटमेंट है, जो सैडनेस है, वो और बढ़ते जा रहा है। अल्टीमेटली विद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो लोग का ये 3 वर्ड ये लोग का स्लोगन बन गया था। एंड पीपल रोज इन रिबेलियन। रिबेलियन मीन्स टू फाइट अगेंस्ट द किंग लुइस 16, क्योंकि इनका ये 3 वर्ड्स वो लोग का क्या बन गया था, स्लोगन। On 14 July 1789, people of Paris stormed the Bastille and set the prisoners free। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी टैक्सेस पे नहीं करता था ना तो उसको ना जेल में भर्ती कर दिया जाता था, और उस जेल का नाम था बेस्टाइल। तो इनको एक दिन इतना गुस्सा आया कि वो लोग गए और सारे के सारे प्रिजनर्स को ये लोग फ्री कर दिए।
स्टॉर्म्ड द बेस्टाइल, स्टॉर्म मतलब कि उस पर अटैक करना। द किंग लॉस्ट कंट्रोल ओवर पेरिस, तो किंग का पूरा कंट्रोल ही इससे हट गया। अ न्यू म्यूनिसिपल बॉडी वॉज सेटअप एंड अ सिटीजन्स फोर्स्ड और नेशनल गार्ड वॉज, और में क्या हुआ, एक न्यू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडी बना जिसमें कि सिटीजन्स और नेशनल गार्ड वगैरह को का एक ग्रुप बनाया गया ताकि वो लोग कंट्रोल कर सके लॉ एंड ऑर्डर, कि कुछ भी हो रहा है, कोई प्रिजनर्स को फ्री कर दे रहा है, कोई बेस्टाइल पे अटैक कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, करेक्ट। सो एक बार आई वुड बी सजेस्टिंग टू गिव अ क्विक रीडिंग यहाँ तक, उसके बाद आई एम कंटिन्यूइंग, ओके। Yes, I'm continuing with Declaration of Rights. In August 1789, the National Constituent Assembly, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो अब नेशनल असेंबली नहीं है, वो अब NCA बन चुका है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुका है, अडॉप्टेड। उन्होंने ये अडॉप्ट किया, उन्होंने ये माना कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीज़न, हर एक इंसान का और हर एक सिटीजन्स का डिक्लेरेशन होना चाहिए, और व्हाट द राइट्स, हर जन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। It stated that all men are born free, are equal before the law and cannot be denied life, liberty and property. उनको ये सब कोई भी चीज़ डिनाई नहीं कर सकते। It also guaranteed freedom of speech and expression. और सबको ये गारंटी किया गया कि हर जन कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, और कोई को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट रीज़न। प्रॉपर रीज़न होना चाहिए तभी अरेस्ट होगा। The Constitution of 1789 established constitution monarchy in France. अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्रिएट किया था 1791 तक वो बना, और उसमें क्या बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है फ्रांस में, अब वही फॉलो किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्या कौन सा रूल बन गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जिसका सब लॉज वगैरह रिटन है। मोनार्की मतलब क्या होता है? किंग होता है, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत कम टाइम के लिए चला, शॉर्ट लिव्ड। अ न्यू असेंबली कॉल्ड नेशनल कन्वेंशन। अब एक न्यू असेंबली फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसका नाम क्या है? नेशनल कन्वेंशन, जो कि कब हुआ? 1792, एक साल बाद। द नेशनल कन्वेंशन अबॉलिश मोनार्की। अभी नेशनल कन्वेंशन बोलता है क्या है कि अगर किंग ही रखना था तो फिर बात ही क्या था, तो फिर हम लोग इतना मेहनत किए ही क्यों? किंग नहीं होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, कोई भी मोनार्की रूल नहीं होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। और आफ्टर अ ट्रायल, आफ्टर कुछ दिन बाद, आफ्टर ट्रायल मतलब कुछ दिन बाद, किंग लुइस 16 वॉज चार्ज विद ट्रेजन एंड बी हेडेड इन जनवरी। ये लोग, इस किंग पे लोग इतना गुस्सा हो गए थे। बी हेडेड मतलब कि उनको, उनका जो हेड है वो बॉडी से अलग कर दिया गया, ठीक है, उनको मार दिया गया इन शॉर्ट। कब? जनवरी में 1793, एक साल बाद ऑलमोस्ट। एंड उसकी जो वाइफ है मारी एंटोनेट, उसको भी वहाँ से हटा दिया गया, एग्जीक्यूटेड मतलब कि वहाँ से हटा देना, कहीं और भेज देना। आई होप सबको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। बी हेडेड इन जनवरी, देन मैरी, उसके साथ क्या हुआ उसकी वाइफ के साथ, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो देखो अभी क्या होता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, अपरूटेड द सोशल ऑर्डर, अपरूटेड द ओल्ड ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर मतलब जो सोशल ऑर्डर चल रहा था, जो सोसाइटी में चल रहा था, पुराना ऑर्डर, ऑर्डर मतलब रूल्स, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया। और पुराना रूल कैसा था? बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस था, मतलब किसी को बेनिफिट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, वैसा था, तो उसको हटा दिया गया। और पब्लिक ऑफिस सबके लिए ओपन कर दिया गया, ठीक है। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जनरेटेड। तो अभी क्या क्या जनरेट हो गया है? द आइडियाज़ ऑफ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जनरेटेड फाइन बाय द रेवोल्यूशन स्प्रेड अक्रॉस द रेस्ट ऑफ यूरोप। और इससे क्या हुआ? पूरे के पूरे यूरोप में एक रेवोल्यूशन फैल गया था। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? चेंज। एंड लेटर बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। However, the Republican government failed to restore political calm in France. Political calm in France मतलब क्या होता है? पॉलिटिकली कोई भी पीस नहीं मेंटेन कर रहा था फ्रांस में।
फ्रांस ऑल्सो बिकेम इन्वॉल्व इन वॉर्स, बहुत सारा वो वॉर्स में भी इन्वॉल्व हो रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। दिस कॉज्ड हैवी एक्सपेंसेस, उससे बहुत खर्चा हो गया। एंड ऑल्सो अलाउड द मिलिट्री टू गेन इन पॉलिटिकल पावर, और ये भी वो अलाउ कर रहा था कि जो मिलिट्री है वही पॉलिटिकल पावर बन जाए, क्योंकि ना आपको पता चलेगा व्हेन यू विल रीड कि बहुत सारी जगह में मिलिट्री लोग ही पावर में रहते हैं, क्योंकि वो लोग ये सब वॉर वगैरह कर रहे हैं तो दे बिकम वेरी पावरफुल। ओके, सो दिस वॉज इट वॉज इन दिस सिचुएशन दैट नेपोलियन बोनापार्टे, एक जो यंग मिलिट्री ऑफिसर था, वो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ लेकर आए। रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ मतलब कि बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ जिससे बहुत बड़ा चेंज आए, ठीक है। एंड इसीलिए रोज टू प्रोमिनेंस, रोज़ मतलब लिखो राइज, प्रोमिनेंस मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। नेपोलियंस फर्स्ट मेजर विक्ट्री केम इन 1793, वो पहली बार तब जीता व्हेन ही ड्रोव आउट द ब्रिटिश फोर्सेस, जब ब्रिटिश फोर्सेस को वहाँ से हटा दिया, एंड ऑक्यूपाइड पोर्ट ऑफ टोलन, और पूरा का पूरा वो पोर्ट वो कैप्चर कर लिया। देयर आफ्टर ही रैपिडली रोज टू द रैंक ऑफ अ जनरल, और तब से वो एक मिलिट्री ऑफिसर नहीं रह करके वो एक जनरल बन गया था। जनरल मतलब कि एक हाई रैंक पे चले जाना, मतलब मिलिट्री के भी ऊपर सबसे हाईएस्ट रैंक होता है ये, ठीक है, जिसके हाथ में बहुत सारा क्या हो, पावर्स हो। फ्रांस अंडर नेपोलियन, फ्रांस कैसा रहा अंडर नेपोलियन, क्या क्या हुआ, और नेपोलियन कैसा आदमी था, उसने क्या क्या किया, वो सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। 1999 a change of government in France gave Napoleon superior power। वहाँ पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट उस समय हो ही रहा था, क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कन्वेंशन, पहले क्या था, सबसे पहले नेशनल असेंबली, फिर नेशनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फिर नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। तो अभी जब गवर्नमेंट चेंज हो ही रहा था, कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो नेपोलियन had the supreme power, in effect he became a military dictator, और उसके वजह से क्या हुआ, वो एक मिलिट्री डिक्टेटर बन गया। डिक्टेटर मतलब वही डेमोक्रेटिक तो नहीं हुआ, उसका जो मन है वो वही कर रहा है अपने हिसाब से, उसको जो सही लग रहा है, और मिलिट्री तो वो था ही मिलिट्री ऑफिसर, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है। पहले वो क्या था, मिलिट्री ऑफिसर था, फिर वो जनरल बना, और फिर वो क्या बन गया, मिलिट्री डिक्टेटर। Napoleon completed the educational and legal reforms begun after the French Revolution. Completed the educational and legal reforms मतलब कि उसने बहुत सारे एजुकेशनल चेंजेस लेकर आए, और लीगल भी, लीगल मतलब कि कानूनी बहुत सारे वो चेंजेस लेकर आए। कब, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द चर्च। चर्च मतलब कि क्या होता है, विद द इंग्लिश पीपल, उसके साथ भी वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था। नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कोड सिविल लॉज। सिविल लॉज मतलब क्या होता है, सोसाइटी के लॉज। लेटर केम टू बी नोन एज नेपोलियनिक कोड, और बाद में क्या बोला गया कि ये जो कोड है वो नेपोलियनिक कोड है, वो कोई सोसाइटी का तो कोड है लेकिन वो खुद से बनाया है, तो वो जो कोड है वो उसी के नाम पे हो गया, ठीक है। कोड मतलब होता है रूल्स, सिविल मतलब होता है सोसाइटी। द कोड डिड अवे द प्रिविलेजेस एंड एस्टैब्लिश द रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। जो भी प्रिविलेजेस मिलते थे ना फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को, वो हटा दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ, सबको इक्वल माना जा रहा था बिफोर द लॉ। और इससे क्या हुआ, जो भी रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स है लाइक लिबर्टी, फ्रीडम, वो सबको दिया जा रहा था। तो लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ वर्क, जिसको जो काम पसंद है वो वही करेगा। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि अगर किसी का कोई लैंड है तो कोई किसी से बिना पूछे कब्जा उसको नहीं कर सकता। अगर वो टैक्स पे या कुछ भी पे नहीं किया है तो उसको पहले वार्निंग दो, लेकिन उससे बिना पूछे उसका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कैप्चर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इन दिसंबर 1804, अब यहाँ पे इन दिसंबर 1804 नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एम्परर नेपोलियन I इन द नॉट्रे डैम कैथेड्रल ऑफ पेरिस। वो अपने आप को ही क्राउन किया और अपने आप को क्या घोषित कर दिया, एम्परर। एम्परर मतलब होता है राजा, किंग, ठीक है। ही मेड फ्रांस द डोमिनेंट फोर्स इन यूरोप, और फ्रांस को ऐसा बना दिया कि फ्रांस
पूरे के पूरे यूरोप में एक डोमिनेंट फोर्स बन गया था। डोमिनेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, फोर्स मतलब कि एक एनर्जी क्रिएट कर रहा था फ्रांस पूरे के पूरे यूरोप में। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट नेपोलियन एंड द यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप। यूनिफिकेशन मतलब कि वो कैसे यूरोप के अलग अलग जगहों को कैप्चर किया और सबको रूल किया, ठीक है। तो नेपोलियन गेव फ्रांस एबल मिलिट्री लीडरशिप, मतलब बहुत अच्छा मिलिट्री ऑफिसर, तो बहुत अच्छा लीडर था, ठीक है। एबल मतलब कि बहुत अच्छा। अंडर हिम फ्रेंच आर्मीज वन मेनी विक्ट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया, ये तीनों से भी जीता। देन फ्रांस thus established डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप। अभी क्या हुआ, इससे बहुत सारे जगह को वो या तो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था, बट कंट्रोल कर रहा था वो। अभी प्रेजेंट डे में हम लोग कौन से जगह को काउंट कर सकते हैं? बेल्जियम, इटली, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड पोलैंड। तो सोचो उस टाइम का ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, अभी का इतने सारे प्लेसेस हैं, वो सबको कैप्चर कर लिया था और सबको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूल कर रहा था, ठीक है। हावेवर नेपोलियंस प्लान इन्वेडिंग ब्रिटेन बाई सी फेल्ड, लेकिन जैसे वो ब्रिटेन को कैप्चर करना चाहा, बाई सी से वो अटैक करने का ट्राई किया, बट उसमें वो फेल हो गए। कैसे? व्हेन द ब्रिटिश एडमायरल होराशियो नेल्सन, एडमायरल मतलब होता है मिलिट्री ऑफिसर, होराशियो नेल्सन डिफीटेड द फ्रेंच। तो होराशियो नेल्सन ने किसको डिफीट किया? फ्रेंच को डिफीट किया एंड देयर स्पेनिश एलीज इन द बैटल ऑफ ट्रफलगर। तो स्पेनिश जो फ्रेंड्स थे फ्रांस के, उसको भी डिफीट कर दिया और फ्रांस को भी डिफीट कर दिया। दोनों को कौन डिफीट किया? एडमायरल होराशियो नेल्सन, ठीक है। कौन से बैटल में डिफीट किया वो? इन द बैटल ऑफ ट्रफलगर, ठीक है। नेपोलियन यूनिफाइड द रीजन्स एंड कॉन्कर्ड बाय एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोड्स ऑफ लॉ इन दिस रीजन। तो अभी क्या हुआ, वो जो रीजन को कैप्चर किया था वहाँ पे, तो वो क्या किया, अपना एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। यूनिफॉर्म मतलब सेम मैनेजमेंट फॉर ऑल द प्लेसेस, क्योंकि अब सब जगह तो उसी का हो चुका है। और वहाँ का अलग कोड ऑफ लॉ बनाया। कोड ऑफ लॉ मतलब कि रूल्स, ठीक है। हिज ट्रूप्स स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडिया, उसका जो ट्रूप्स थे मतलब उसके जो सोल्जर्स थे, वो लोग एक रेवोल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड कर रहे थे। क्या स्प्रेड कर रहे थे? रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। रेवोल्यूशनरी मतलब कि बहुत बड़ा चेंज। Thus, the reforms and the ideas generated by the French Revolution were introduced outside the boundaries of France. उसका जो आइडियाज़ था वो इतना अच्छा था कि फ्रांस के बाहर भी वो जो आइडियाज़ है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। द आइडियाज़ ऑफ what? Liberty and freedom. The people of the conquered region welcome these reforms and ideas. जो ये रीजन है ना, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी ये रिफॉर्म्स और आइडियाज़ को क्या कर रहे थे? एक्सेप्ट कर रहे थे। पीपल ऑफ द कॉन्कर्ड रीजन मतलब कि जो एरिया को वो कब्जा कर लिया था वहाँ के लोग। कॉन्कर्ड मतलब होता है कैप्चर्ड, ठीक है। तो कैप्चर जिसको वो कर लिया था, वो लोग भी उसका बात मान रहे थे कि हाँ आप तो बहुत अच्छे हो, आपके पास जो दो आइडिया वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, लिबर्टी एंड फ्रीडम। दीज आइडियाज़ इन टर्न इंस्पायर्ड देम टू यूनाइट, और ये आइडियाज़ से वो लोग सब एकदम अच्छे से यूनाइट हो गए एंड रेजिस्ट फ्रेंच मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ देयर लैंड्स। और वो लोग रेजिस्ट कर रहे थे कि कोई भी मिलिट्री का आदमी उनके जो लैंड को अपने आप ही कब्ज़ा ना कर ले, ठीक है। Here we are with the last page of the chapter, okay, and the upper paragraph 3 lines वो important नहीं है. Let's go to fall of Napoleon. In 1812 Napoleon invaded Russia. रशिया को इन्वेड करना चाहा उसने. इन्वेड मतलब कि अटैक. A large number of his soldiers died cold and hunger. तो उसके जो बहुत सारे सोल्जर्स थे ना, they died of cold and hunger. मतलब भूख से मर जाना और ठंड से मर जाना. ड्यूरिंग हिज कैंपेन मतलब कि जब वो ये पूरा प्रोसेस कर रहा था ऑफ इन्वेडिंग रशिया, तो ये प्रोसेस के दौरान उसके बहुत सारे सोल्जर्स मर गए. हिज एनिमीज़ नाउ यूनाइटेड अगेंस्ट हिम एंड अटैक्ड फ्रांस. और उसके जो एनिमीज़ हैं ना, वो अब उसी के अगेंस्ट एकदम यूनाइट हो गए और फ्रांस को अटैक किया फ्रॉम ऑल द साइड्स. सारे के सारे नेपोलियन के समझो अगर 4-5 जितने भी एनिमीज़ है वो सब यूनाइट होकर के फ्रांस को उन्होंने एक साथ अटैक किया सारे साइड से. नेपोलियन वॉज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन.
और नेपोलियन को फोर्स किया गया कि आपका ये जो थ्रोन है, आपका ये जो मिलिट्री ऑफिसर का जो लीडरशिप आप करके रखे हो, आप किंग बन गए हो, आप वहाँ से उतरो, यू हैव टू कम डाउन, एंड वॉज सेंट इन टू एग्जाइल। एग्जाइल मतलब कि एक तरीके से जेल भेज देना, टू द मेडिटेरेनियन आइलैंड ऑफ एल्बा। कहाँ भेज दिया उसको? मेडिटेरेनियन आइलैंड ऑफ एल्बा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, नेपोलियन सून रिटर्न टू फ्रांस, बट वो वापस आया, एग्जाइल से वापस आया, मतलब एल्बा से वापस आया, और फिर अपना आर्मी को रेस किया मतलब कि ग्रो किया, एंड रिकवर्ड द थ्रोन। रिकवर्ड द थ्रोन मतलब कि वापस अपना जो थ्रोन है, अपना जो सीट है, वो वापस ले लिया। हावेवर फिर से 1815 he was defeated by the British and their allies in the Battle of Waterloo। वापस से वो ब्रिटिश और ब्रिटिश के कुछ फ्रेंड्स थे। एलीज मतलब क्या होता है? यूजुअली फ्रेंड्स। तो ब्रिटिश और ब्रिटिश के जो साथ में थे, उसने दोनों ने मिल करके नेपोलियन को हरा दिया। विच बैटल? बैटल ऑफ वाटरलू। कहाँ हुआ था ये? बेल्जियम में हुआ था। दिस टाइम ही वॉज एग्जाइल्ड टू द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना। तो सेंट हेलेना इस बार भेज दिया गया। कौन? ये आइलैंड का नाम है, और ये कहाँ पे है? इन द अटलांटिक ओशन। और वहीं पे वो फिर आफ्टर 6 years ही डाइड 1821 में। नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, और पूरे के पूरे यूरोप में अब तक क्या फैल चुका था? नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स। मतलब कि जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहा है, वो पूरा नेशनलिस्टिक वे में आ रहा है, पूरा नेशनल वे में आ रहा है। कहाँ कहाँ पे? पोलैंड, ग्रीस, Germany and Italy. The Germany unification movement was led by Otto von Bismarck. जर्मनी में कौन सबको यूनाइट कर रहा था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। एंड इटालियन यूनिफिकेशन, इटली को कौन कर रहा था पूरा का पूरा यूनाइट? गिस्पे गरीबल्दी एंड जिस्पे मजीनी। ये दोनों जन इटली के सारे लोगों को यूनाइट कर रहे थे। यूनिफिकेशन मतलब कि पूरा जोड़ रहे थे। जर्मनी को कौन जोड़ रहा था? वो अलग से नाम है, और इटली के 2 लोगों का नाम है, वो याद करना पड़ेगा। द नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स कंटिन्यूड इनटू द 20th century एंड स्प्रेड ओवर द होल वर्ल्ड। और ये कंटिन्यू होते रहा। मतलब कि हर कोई इंसान वो जगह को यूनाइट करने लगा, जोड़ने लगा। ठीक है, वी आर डन विद द चैप्टर। See if you have any doubts, let me know. Thank you.